देखिए भी अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व, जो कि अनसोल्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है। O से चलना शुरू करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना क्या करता है, शुरू करता है, तथा पार्क के किनारे P तक पहुंचता है, करता है, तथा पार्क के किनारे P तक पहुंचता है। यानी कि चलना शुरू करके और पार्क के किनारे P तक वो क्या होता है, पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदेश साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते यानी उसका जो पथ है चित्र में दिया हुआ गया होगा OQ के रास्ते, तो अपन लिख सकते हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, केंद्र पर वापस आ जाता है। केंद्र पर वापस आ जाता है, ये क्वेश्चन में कहा है, केंद्र पर वापस आ जाता है। अब देखिए इसमें आगे क्या कहते हैं, पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर। भाई पार्क की त्रिज्या को अपन ने सवाल में कितनी दी है भाई, 1 किलोमीटर इन्होंने पार्क की त्रिज्या कह दी है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो, एक चक्कर पूरा करने में जो इन्होंने दिया है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो, यदि पूरे चक्कर में कितना समय ले रहे हैं, 10 मिनट लगते हो, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो तो साइकिल सवार को यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो तो साइकिल सवार, तो यह अपन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो तो साइकिल सवार को, देखो नंबर फर्स्ट, पहला क्या पूछ रहे हैं, कुल विस्थापन, नंबर फर्स्ट
कुल विस्थापन, वही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की विशेषता कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का समावेश। तो नंबर फर्स्ट कुल विस्थापन, नंबर सेकंड औसत वेग, नंबर फर्स्ट कुल विस्थापन, नंबर सेकंड औसत वेग तथा नंबर थर्ड औसत चाल। नंबर थर्ड औसत चाल। क्या होगी, ये क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहे हैं भाई, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो चित्र दिया गया है वो चित्र ये है। ये कोई वृत्ताकार क्या है, पार्क है। ये कोई वृत्ताकार पार्क दिया हुआ है। इस पार्क में वो इसके केंद्र ओ से अपनी गति प्रारंभ करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं, और वो बिंदु P पर जाता है। ये बिंदु P है। अब बिंदु P, देखो ध्यान दो, O से ये कहां पर पहुंच रहा है, बिंदु P पर। P से ये परिधि के अनुदिश गति करते हुए ये आ जाता है बिंदु Q पर, और Q से फिर वो साइकिल सवार इस तरह से, इस रास्ते से होता हुआ वापस कहां जाता है, O पर आ जाता है। ये उसका पथ है। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है। देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलेंगे, तथा पार्क के किनारे P तक पहुंचता है, यहां P पर आ जाता है। पुनः वे पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ QO, ऐसे QO के रास्ते केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। मैंने मान ली भाई पार्क की त्रिज्या कैपिटल R क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर है। तो देखो यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट का समय लगता है, पहले डाटा लिख लें ताकि सवाल पूरा नहीं पढ़ना पड़े। वापिस से पूरे चक्कर में, पूरा चक्कर का मतलब O से शुरू होकर के वापिस से O पर आ जाना एक पूरा चक्कर कहलाता है। O से शुरू होकर के कहां आ जाना, उस व्यक्ति का वापिस से O पर आ जाना। तो देखो पूरे चक्कर में लगा समय ये दिया हुआ है आपको 10 मिनट, सही है। तो साइकिल सवार का अब देखिए हल कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पहली बात पूछ रहे हैं ये कुल विस्थापन। तो ध्यान रहे कुल विस्थापन क्या होगा, O से शुरू हुआ वो और वापस कहां आ गया, O पर ही आ गया। यानी O से शुरू होकर के वापस O पर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गया, अर्थात उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य। क्योंकि आपको पता है अंतिम बिंदु की स्थिति और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति का अंतर ही तो विस्थापन निकालते हैं अपन। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति का अंतर अगर अपन विस्थापन निकाल रहे हैं तो आप गौर कीजिएगा यहां विस्थापन क्या आ रहा है, शून्य, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही हो गया। तो देखो कुल विस्थापन ये हो जाएगा शून्य। समझ गए क्यों है। फिर नंबर सेकंड इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा है हल उतना ही छोटा है। औसत वेग, तो भैया देखो औसत वेग का फॉर्मूला क्या लेते हैं अपन, कुल विस्थापन बटे में लगा कुल समय। तो भाई ये 0 है और लगा समय चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब औसत वेग भी कैसा आ गया है, इसका मतलब शून्य आ गया है। क्योंकि ये भी शून्य, विस्थापन शून्य, तो वेग भी क्या आ गया, शून्य आ गया। नंबर थर्ड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। नंबर थर्ड में कह रहे हैं औसत चाल क्या होगी। औसत चाल यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखें औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। तो देखो भैया
कुल दूरी, पहले अपन इसका मान निकालें तो देखो कितनी दूरी तय करेगा, एक तो ये त्रिज्या हो गई, प्लस ये उसकी परिधि का कितना है, 1/4 भाग हो गया, प्लस ये वापस फिर त्रिज्या हो गई। तो देखो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है, आर, प्लस परिधि होती है 2πr, उसका 1/4 भाग हो गया, 1/4 हो गया, प्लस फिर आर, ध्यान दीजिए ये आर त्रिज्या, फिर उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट हो गया दूरी में, फिर उसके बाद वापस त्रिज्या, बटे में लगा कुल समय। तो देखिए भाई समय कितना लगा है, 10 मिनट, 10/60, ये लो आवर्स में चेंज कर दिया मैंने इसे, और यहां मैंने इसको लिखा हुआ है भाई किलोमीटर में। तो अब देखो, अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं इसे यहीं सोल्व कर रहा हूं। औसत चाल इज इक्वल टू, अगर मैं औसत चाल की वैल्यू अगर मैं यहां निकालूं तो मेरे पास वो वैल्यू कितनी आएगी वो देखिएगा। औसत चाल, कुल दूरी कितनी है मेरे पास, r प्लस आर। यहां गौर कीजिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं r प्लस आर यानी कि 2r, तो यही हो गया, प्लस साथ में वजह देखिए 2 से 4 यानी 2 टाइम, यानी पाई आर बाई 2, बिल्कुल यही आएगा, और अपोन में 1/6। अगर अपोन में 1/6 तक मेरे पास अगर वैल्यू आ जाती है तो अब देखिए भाई, इससे आगे के स्टेप्स को आप समझ रहे होंगे। ये 10 मिनट था तो इसको मैंने आवर्स में चेंज किया है। तो अब आप देखें यहां पर 2r, यानी कि r की वैल्यू कितनी दी है इसने भाई मेरे को, r की वैल्यू दी है 1 किलोमीटर। तो ये देखो 2 किलोमीटर तो ये हो गया 2 × 1, 3.14 × 1 अपोन में 2 अपोन में 1/6। अब देखो बाकी स्टेप्स में फिर सॉल्व कर रहा हूं, 2 प्लस 3.14 अपोन में 2 यानी कि ये हो गया है 1.57 अपोन में 1/6, तो ये हो गया है 3.57 इंटू 6 को ऊपर लिया है इंटू 6, तो 3.57 इंटू 6 कीजिए आप, 3 से 18 यानी 21, 21.42 किलोमीटर पर आवर। ये लो इतनी उसकी क्या आ गई मेरे पास, चाल आ गई है। यहां मेरे पास ये मैंने उसकी निकाल ली है चाल। तो ध्यान रहे क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन इसका छोटा है। केवल 2 वैल्यू तो इसके अंदर अपने पास क्या हो गई, 0 हो गई। केवल एक वैल्यू निकली है, कौन सी, चाल वाली। तो यह एक सिंपल और एक बढ़िया क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 तो हल हो चुका है पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है क्या, जरा अपन उसकी चर्चाएं करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला अपन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी जो पिछला क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बहस है जैसा ये क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कोई यात्री किसी नए शहर में आता है, कोई यात्री किसी नए शहर में आता है, किसी नए शहर में
आता है। कोई यात्री किसी नए शहर में आता है, ये अपन को कह दिया। वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर आता है और वह स्टेशन से सीधी सड़क पर। कोई यात्री किसी नए शहर में आता है और वह स्टेशन से सीधी सड़क पर, स्टेशन से सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक, सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक, स्टेशन से सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है। होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है, किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर क्या है, दूर है, जाना चाहता है। स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है, जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक कोई बेईमान टैक्सी चालक उसको यूं कह सकते हैं, उसको कई किलोमीटर घुमा देता है। जैसे मान लिया कि सीधा रास्ता है लेकिन वो उसे कई चक्करदार रास्तों से उसे होटल तक पहुंचाता है। तो अपन क्वेश्चन में यही लिख रहे हैं कि कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार, कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है। चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे क्या करता है, ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। यानी कि उसे घुमावदार रास्ते से ले जाता है और उसे होटल पहुंचाने में कितना समय लगा रहा है भाई, 28 मिनट में पहुंचाता है। तो देखो पूछ क्या रहे हैं ये, नंबर फर्स्ट वही बात कि एक ही क्वेश्चन के कई भाग हैं, कोई एक क्वेश्चन तो है नहीं, एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन बन गए अपने आप में। एक ही क्वेश्चन बड़ा नहीं है, एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट होने की वजह से वो क्वेश्चन अपने आप में क्या बन गया, बड़ा क्वेश्चन बन गया। तो नंबर फर्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं इसमें, देखो नंबर फर्स्ट पूछ रहे हैं टैक्सी की औसत चाल। नंबर फर्स्ट टैक्सी की औसत चाल, पहला तो ये ज्ञात करना है मुझे, टैक्सी की औसत चाल। और नंबर सेकंड ये क्या कह रहे हैं, देखो और नंबर सेकंड में ये कह रहे हैं औसत वेग का परिमाण क्या होगा। औसत वेग, नंबर फर्स्ट टैक्सी की औसत चाल और नंबर सेकंड औसत वेग का परिमाण क्या होगा। ये इस क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं। अब देखिएगा भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। फिर इस क्वेश्चन में एक बात और कह रहे हैं, क्या ये बराबर है, कौन कौन से, औसत चाल और औसत वेग, क्या ये बराबर हैं। देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूं औसत चाल की, तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो होगा। तो देखो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी भाई, 10 किलोमीटर दूरी पर तो वो है, यानी सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर, यानी उसका विस्थापन तो भाई 10 किलोमीटर हो गया। और अगर दूरी की बात करें तो वो देखो कितना ले जाता है, 23 किलोमीटर में भाई, ये दूरी हो गई उसके लिए। और कितने समय में, 28 मिनट में। ये लो बस हो गया काम। तो देखो भैया सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके विस्थापन की। तो पहले डाटा लिख लें, कुल विस्थापन, ये तो है मेरे पास 10 किलोमीटर दिया हुआ है एग्जैक्टली। फिर अपन लिख दें भाई कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी या पथ की लंबाई, कितना घुमाया उसने उसको, 23 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले गया। और देखो लगा समय, अगर इसकी बात की जाए तो यह है 28 मिनट, जिससे कि आप आवर्स में चेंज कर लें, क्योंकि यहां जो दूरी और विस्थापन दिए गए हैं ये अपन को किलोमीटर में दिए हुए। तो देखो 28 मिनट यानी 28/60 आवर्स हो गए। ये लो 28/60 घंटे अपन इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए नंबर फर्स्ट, पहले इसने क्या पूछा है, टैक्सी की औसत चाल। तो देखो भाई नंबर फर्स्ट, टैक्सी की औसत चाल। औसत चाल का मतलब वही फॉर्मूला, कुल तय की गई दूरी बटे में लगा कुल समय। कुल तय की गई दूरी बटे में लगा कुल समय। कुल तय की गई जो दूरी है वो आ रही है मेरे पास 23 किलोमीटर, और लगा समय है मेरे पास 28/60, और ये बन गया है किलोमीटर पर आवर में। अब देखो 23/28/60 यानी 23 × 60/28 हो गया। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 49.3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी चाल आ रही है भैया अपने पास 49.3 किलोमीटर पर आवर। फिर देखिए नंबर सेकंड, भाई सेकंड पार्ट को मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या है, औसत वेग, तो देखो औसत वेग का परिमाण अपन देखें तो औसत वेग का मतलब है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर। चलो लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, कुल विस्थापन बटे में लगा कुल समय। तो देखिएगा कुल विस्थापन अपन ने पहले लिख लिया कितना है, 10 किलोमीटर, और समय वही 28/60। भाई मिनट में था 28 मिनट, उसको मैंने आवर्स में चेंज कर लिया है। तो यहां इसका जो मात्रक हो गया है वो हो गया है किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे सोल्व कीजिए, यानी कि 600/28, 600/28 अगर ये 30 होते तो 20, यानी कि 21.4 सही, 21.4 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, ये अपने पास दो क्वेश्चंस तो इसके सोल्व हो गए। नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, क्या ये बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। देखो भाई औसत वेग तो मेरे पास इतना आया है, जबकि औसत चाल इतनी आई है, यानी औसत वेग का मान औसत चाल से क्या है, कम है। तो मैं कह सकता हूं दोनों बराबर नहीं है, बल्कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल के परिमाण से क्या है, कम है। ये अगर बराबर हो सकते थे, अगर बराबर हो सकते थे अगर पथ की लंबाई और विस्थापन दोनों क्या होते, समान होते, यानी कि उसका तय किया गया पथ अगर विस्थापन के अनुदिश होता। तो देखिए अपन इसके नंबर थर्ड वाला जो पार्ट है उसको चलो ये लिख देते हैं, नंबर थर्ड ही दे देते हैं उसको, ये थर्ड पार्ट हो गया। क्या ये बराबर हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, दोनों बराबर नहीं है, बल्कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल के परिमाण से क्या है, कम है। दोनों
बराबर नहीं है, बल्कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल के परिमाण से कम है। ये इन्होंने पूछा था, अपने जवाब दे दिया। लेकिन अपन एक लाइन और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा सकते हैं कि ये बराबर कब हो सकते हैं। ये बराबर संभव थे जब तय की गई दूरी क्या होती है, विस्थापन के अनुदिश होती है। तो मैं कह सकता हूं कि पथ विस्थापन के अनुदिश होता, क्या होगा कि उससे बल्कि कम है। ये बराबर तब होते जब पथ विस्थापन के क्या होता, अनुदिश होता। ये कह सकते हैं ये बराबर तब होते जब पथ विस्थापन के अनुदिश होता। ये बराबर तब होते जब पथ क्या होता, विस्थापन के अनुदिश होता। उस स्थिति में देखो, ये अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इससे पहले का क्वेश्चन भी इसी टाइप से था, जो भी अपन ने सोल्व कर लिया था। अब अपने पास दो क्वेश्चंस और हैं, उनको और अपन पूरा करके फिर ये क्वेश्चंस वाला पोर्शन अपना इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले पार्ट का, समतल में गति वाले पार्ट का। फिर अपन इसमें प्रक्षेप्य गति को शुरू करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए भाई, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, इसलिए अपन को लगभग सारे क्वेश्चन ही हल करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही इसकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि बैकबोन जो है एनसीईआरटी की फिजिक्स के लिए, वो उसकी बैकबोन, रीढ़ की जो हड्डी है, वो इसके आंकिक प्रश्न ही है, जो कि इसकी थ्योरी को क्लियर करते हैं। देखिएगा भाई, अपन ने 11वां क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इससे बीच के क्वेश्चन अपने सोल्व पहले कर चुके हैं किसी टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 जो अनसोल्व क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक सदिश पर आधारित क्वेश्चन था, जो कि अपन से वहां मिस था, इसी चैप्टर का था। इस क्वेश्चन को अपन यहाँ सोल्व कर रहे हैं। एक सरल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। यहां मैं इसको सबसे सरल तरीके से ही बताने का आपको प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से और अपन इसे सोल्व कर सकते थे। जो गाइड वगैरह बुक्स वगैरह हैं उसमें इसका मेथड अलग है। मैं इसको अपने आप को नए तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहते हैं, किसी बंदरगाह में यानी जहां पर शिप खड़े होते हैं, जहाज खड़े हो जाते हैं, किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से हवा चल रही है। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से हवा चल रही है। किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है, हवा चल रही है। और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर और
और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका पर, हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका पर, ये कैसे, बंदरगाह में खड़ी किसी नौका पर लगा, बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा, और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा, और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा, जो उसके ऊपर अपने झंडा लगा रखा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में लहरा रहा है। लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा के अंदर झंडा क्या हो रहा है, लहरा रहा है। अब देखो भाई, ये झंडे की अपन को डायरेक्शन ध्यान रखनी है भाई, इस दिशा के अंदर झंडा क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में झंडा क्या हो रहा है, लहरा रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर, यदि वह नौका उत्तर की ओर, यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे, यदि वह नौका उत्तर की ओर, डायरेक्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे, की चाल से गति करना प्रारंभ कर दें। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे, तो नौका पर लगा झंडा कर दे, तो नौका पर लगा झंडा, तो नौका पर लगा झंडा, जो नौका के ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा, किस दिशा में लहराएगा, ये लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन में दे दिया है कि उसमें नौका में लगा झंडा किस दिशा के अंदर लहराएगा। अब थोड़ा सा अपन डायरेक्शन की कुछ बातें कर लें, सदिश के फॉर्मेट में अपन इसे हल करेंगे तो इसे अच्छा रहेगा। इसे अपन घटकों के रूप से भी हल कर सकते हैं। देखिएगा डायरेक्शन अपन कैसे लेते आए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं कह दूं कि ईस्ट की डायरेक्शन को एकांश इस आई कैप से, यहाँ प्लस जे कैप, माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप, ऐसे अपन रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। अगर ऐसा अपन कर रहे हैं तो देखिएगा सबसे पहले झंडा कहाँ लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यानी कि आई कैप और जे कैप के बिल्कुल बीच में अगर ये आ रहा है तो आप कह सकते हैं कितने डिग्री का एंगल फॉलो होगा भाई, 45 डिग्री का। अगर इसके लिए कोस है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। बस इजीली यही मेथड अपन को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात करो आप, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है, यानी कि जो हवा है उसका वेग VW वेक्टर ये मुझे दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एक तो ये मुझे दे दिया है। और ये जो हवा है V वेक्टर W जो है वो दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है भैया। और ये किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। क्यों?
क्योंकि किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है, यानी कि जिधर हवा है उधर ही तो लहराएगा। तो यूं मैं कह सकता हूं ये हवा की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हवा क्या हो रही है, चल रही है, बिल्कुल क्लियर है। फिर अपन बात करें नौका के वेग की, यानी कि बोट की, मैंने मान लिया VB है, तो ये कितना दिया हुआ है मुझे 51 किलोमीटर पर आवर। और इसकी डायरेक्शन क्या कही है इन्होंने, वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना प्रारंभ करती है। किस डायरेक्शन में कर रही है ये, उत्तर की ओर, N की ओर, यानी कि यूं कह सकते हैं आप नॉर्थ की ओर क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। बस यही इसका मेन वैल्यूज अपन को जो दी गई है वो यही है। अगर अपन यूं कह दें कि आपको, अगर मैं यूं कह दिया जाए कि झंडे के लहराने की जो एक्चुअल में दिशा होगी, यानी यूं कह सकता हूं VB जो वेक्टर होगा, तो देखो इसलिए VW वेक्टर को मैं कैसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसने क्या कहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब मैं इसे सदिश फॉर्मेट में अगर लिखता हूं I कैप J कैप में, तो नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में आ रहा है, यानी 45 डिग्री के एंगल से लूंगा। एक के लिए कोस होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर है परस्पर ये। तो देखो मैं एक्चुअल में इस तरह से लिख सकता हूं कि VW वेक्टर जो होगा, इस VW वेक्टर को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कितना है ये 72, तो ये है ही है। और अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, cos 45 डिग्री, फिर इसके साथ कौन सा कैप लगा दूंगा मैं, I कैप, बिल्कुल 45 डिग्री cos है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन, प्लस साइन 45 डिग्री J कैप। ये डायरेक्शन लिखी जा सकती है, यानी नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको, इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो क्लियर ये चीज, यानी cos 45, अगर मैं इसे गलती से दोनों को cos या दोनों को साइन करूं तो तरीका तो गलत है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां इसके साथ तो घटक क्या होगा, cos के रूप में, इसके साथ क्या होगा, साइन के रूप में। अब देखिए इसकी अपन थोड़ी वैल्यू निकाल के देखें, VW वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करें अपन, देखो 72 cos 45 यानी कि 1/√2 I कैप प्लस साइन 45 1/√2 J कैप, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे इसे आप फिर से सोल्व करेंगे, ये है 72। देखिए भाई क्या एलसीएम आएगा मेरे पास इसमें, √2 को मैंने एलसीएम ले लेना है, तो √2 1, यानी कि मैं सीधा I कैप प्लस J कैप, बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं भाई, I कैप प्लस J कैप कह सकता हूं। अब देखिएगा अगर इस तरह से मेरे पास आ गया है 1 I कैप और 1 J कैप, अगर ऐसा है तो अब आप देखिएगा VW वेक्टर इज इक्वल टू, यानी हवा का वेग 72/√2। मैं इसे क्या करूं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। अगर √2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं स्टेप को, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बार स्टेप लिख ही देता हूं, 72 I कैप प्लस J कैप अपॉन में ये है भाई मेरे पास √2, यही तो स्टेप है। इसको मैंने क्या किया, √2 और ये √2, इसका सरलीकरण करने के लिए इससे आगे की स्टेप को भी मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखिएगा भाई √2 तो 2 बन गया है, यानी कि VW वेक्टर इज इक्वल टू, यहां हो गया है 72 √2 I कैप प्लस J कैप अपॉन में क्या रह गया है, 2 रह गया है। अब देखो 2 से 72 को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 36 √2 I कैप प्लस J कैप। ये लो, ये हवा के वेग का अपन ने एक्चुअल शो कर दिया है कि ये हवा का वेग होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। अब इसके बाद जैसा इसका आया है वैसे अपन नौका के लिए बात करें, तो देखो नौका का जो वेग होगा वो क्या होगा,
एवं वी बी वेक्टर ये ओनली किस डायरेक्शन में है भाई? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में केवल क्या आएगा, सॉरी क्या दे रहे हैं, उत्तर की ओर। नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ओनली क्या आएगा इसके लिए, तो भाई जे के पी आएगा। भाई नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर ये केवल कह देते कि ईस्ट डायरेक्शन में है तो मैं आई कैप ले लेता। नॉर्थ में तो क्या आएगा, जे कैप, यानी कि ये हो गया है 51 जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी दी है 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर दिया है। तो यहां अपने पास ये वैल्यू आ गई। तो इसलिए अब जो झंडा लहरा आएगा देखो वो इनके सापेक्ष वेग पे डिपेंड करेगा। इसलिए नौका के सापेक्ष हवा के वेग की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, देखो प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा भाई, तो अपन यूं कह सकते हैं अतः नौका के सापेक्ष हवा का वेग नौका के सापेक्ष हवा का वेग, ध्यान रहे मैंने सापेक्ष वेग निकालना बता रखा है, ये यूं कह सकते हैं हवा का नौका के सापेक्ष वेग। तो इसका तरीका क्या बता रखा है मैंने, का माइनस सापेक्ष, यही मैंने कहा था। तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, वी डब्ल्यू वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ये तो लिखूंगा का माइनस सापेक्ष, यही मैंने एक तरीका बताया था, का माइनस सापेक्ष। तो देखो भाई यहां पर वी डब्ल्यू वैक्टर कितना है मेरे पास, 36 रूट ऑफ 2, ये तो दिया हुआ है मेरे पास 36 रूट ऑफ 2 आई के प्लस जे के, यह मेरे पास ये दिया हुआ है। या इसी को मैंने क्या लिख दिया था भाई, एक मिनट, 2 से 36 कट गया तो 36 रूट ऑफ 2 आ गया था। यहां मेरे पास ये वैल्यू आ गई, देखो रूट ऑफ 2, ये तो हो गया 2 हो गया, 36 हो गया, यानी 36 रूट ऑफ 2 आई के प्लस जे के। अब देखिए इसी को मैं आगे एक स्टेप में और लिख सकता था, थोड़ा सा और इस वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूं, गौर कीजिएगा। वी डब्ल्यू वैक्टर कैलकुलेशन फैसिलिटी के लिए रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414 रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है, जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 36 इंटू 1.414 करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 51, यानी कि 36 इंटू, चलो इसे सीधा डायरेक्ट लिख दें, एक स्टेप अपनी बचेगी। तो देखिए 36 रूट ऑफ 2 ये वैल्यू बन गई है मेरे पास 51, और यहां ये लिखा जाएगा आई के प्लस जे के, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। ये ज्यादा बेटर होगा अपने लिए कहना, ये लीजिए, यानी कि यहां मेरे पास ये आ गया है 51 आई के प्लस जे के। क्यों, क्योंकि 36 इंटू रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 मतलब 1.414 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 36 से, तो ये आपके पास 51 आ गया है। अब देखिए, अब मैं वैल्यू रखता हूं वी डब्ल्यू वैक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी है भैया, 51 आई के प्लस जे के। इसमें से मुझे माइनस करना है किसको, वी बी वैक्टर को, जो कितना है 51 जे के। ये लो, अगर मैं इसे इसमें से माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा, देखो मैं इसे पूरा लिख दूं 51 आई केप 51 जे केप माइनस 51 जे केप। तो आप गौर करेंगे ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास 51 आई केप रह गया। और अब यहां गौर कीजिए आप, आई केफ किसको शो कर रहा है, पूर्व दिशा को, यानी कि फाइनली जो झंडा लहराएगा अब नौका के चलने पर वो पूर्व दिशा की ओर लहराएगा। तो अपन आंसर में क्या कह सकते हैं, अतः झंडे के लहराने की दिशा पूर्व की ओर होगी। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, अतः झंडे। देखिए इसे मैं एक बार क्लीन कर दूं। तो आप समझ ही गए, अगर यहां जे के पाता तो कौन सी दिशा लिखते हैं अपन, उत्तर लिख देते।
अगर माइनस जे कैप होता तो दक्षिण लिख देते, और माइनस आई कैप हो जाता तो पश्चिम लिख देते। लेकिन यहां क्या आया है भाई, प्लस आई कैप आया है। यहां आप डायरेक्शन को समझ गए। अतः झंडे के लहराने की दिशा, अतः झंडे के लहराने की दिशा पूर्व की ओर होगी। पूर्व की ओर होगी, ये लीजिए। तो झंडे के लहराने की दिशा अपन लिख दी है, जो किधर होगी, पूर्व की ओर होगी। यहां ये अपन ने भाई इसके क्वेश्चंस जो हैं यहां अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो कोई क्वेश्चंस आपके पास बाकी है या जो क्वेश्चन रह गया है उसे आप स्वयं सोल्व करें। वैसे कोशिश की गई है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें अटेंड हो जाएं, कोई क्वेश्चन नहीं बचे, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन तो विशेषकर अपन ने हल किए। क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास ऐसा किया है कि वो क्वेश्चन टॉपिक के साथ मैच करें, यानी जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे अपन ने पहले सदिश पढ़ा, अदिश और सदिश, तो अदिश और सदिश पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो अपन ने सोल्व किए। फिर सदिशों के संयोजन और व्यवकलन पर आधारित क्वेश्चन थे, वो अपन ने उस टॉपिक के साथ साथ सोल्व किए, जिसमें सोल्व्ड एग्जाम्पल और अनसोल्व्ड क्वेश्चन दोनों को अपन ने शामिल किया। फिर उसके बाद फिर अपन को इन्होंने समतल में गति दी, समतल में गति पर आधारित जो क्वेश्चन थे उस टॉपिक के साथ साथ ही अपने इंक्लूड किया। ऐसा नहीं कि वे चैप्टर एंड हो गया उसके बाद अपन एक साथ सोल्व करें, नहीं, टॉपिक के साथ क्वेश्चन सोल्व करने से ही वो टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पास क्या होता है, क्लियर होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए अपने टॉपिक के साथ ही सोल्व किए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे वो है प्रक्षेप्य गति। यहां अपन ने यहां तक का जो टॉपिक पढ़ा था वहां तक के क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसी प्रकार से करेंगे। यहां अपने इसके अंदर इस चैप्टर में दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं, एक तो है प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति भी छोटा सा लास्ट में दिया हुआ है। तो प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चन प्रक्षेप्य गति के साथ साथ पूरे करेंगे और वृत्तीय गति के अपन उसके वृत्तीय गति के लास्ट में, यानी इस चैप्टर के एंड में सबसे जो लास्ट में क्वेश्चन हल होंगे वो होंगे वृत्तीय गति से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो इस चैप्टर के एंड में क्या होंगे, सोल्व होंगे। तो यहां अपन ने ये क्वेश्चन जो है इसके पूरे कर लिए हैं, जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे उसके।